डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिसने कोरोना काल में अपने आप को पूरी तरह से झोंक कर रख दिया। जब लाशों को कोई छूने को तैयार न हो तो एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ, अपने संगठन के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ ज़मीन पर उतरता है और उन लाशों को उनकी अंतिम क्रिया तक साथ देता है, उन्हें पहुंचाता है। वो व्यक्ति है हमारा पत्रकार साथी जो पत्रकार बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन पिछले 1 वर्षों से पत्रकारिता को एक तरफ रखकर पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में अपने आप को झोंक देने वाले इकबाल ममदानी साहब। इकबाल ममदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सलमान भाई। अमूमन प्रचार से दूर रहने वाले लोगों को प्रचारित करने वाले, लोगों को टीवी कैमरे के सामने लाने वाले इकबाल ममदानी हमारे साथ हैं। इकबाल ममदानी एजुकेशन और ट्रस्ट चलाते हैं, एक वेलफेयर ट्रस्ट। इसके माध्यम से आपको याद होगा, हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि पिछले वर्ष से इस वर्ष तक कोरोना काल के दौरान मौतें हो रही थीं। जब लोग लाशों के आसपास जाने से घबराते थे, तब इकबाल ममदानी ने और उनके साथियों ने इस जज्बे का प्रदर्शन किया कि वो आगे आए और उन्होंने उन लाशों को अंतिम क्रिया कराने की जिम्मेदारी उठाई। इकबाल साहब, वो क्या जज्बा था, थोड़ा सा बताएं कि इसकी वजह से आपने एक तो अपने पेशे को, अपने कारोबार को एक तरफ रख दिया और पूरी तरह से साल भर से आपने इसी कार्य में अपने आप को झोंके रखा है। देखिए सलमान भाई, लास्ट ईयर मार्च महीने में गवर्नमेंट ने कोविड की बॉडीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नया जीआर निकाला था। वो जीआर ये था कि जितनी भी मुंबई के अंदर बॉडीज़ है उसका क्रेमेशन किया जाए। हालांकि इसका विरोध चल रहा था और पहली डेथ मालोनी से सामने आई, जो एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर की थी। लकीली वो बॉडी को जब कब्रिस्तान लेके पहुँचे तो जीआर के हिसाब से कब्रिस्तान के लोगों ने मना कर दिया, जिसके बाद उसको क्रीमेट किया गया सेमेट्री के अंदर जा कर के। लेकिन उसको लेकर के मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका था जिसका विरोध लगातार शुरू हो गया और सरकार तक इसकी गूंज जो है वो पहुंची और सरकार को WHO की गाइडलाइंस बताई गई कि किस तरीके से भारत को छोड़ करके पूरी दुनिया के अंदर दफनाया जाता है। उसको लेकर सरकार ने इस गाइडलाइंस को माना और जो जीआर MCGM ने निकाला था उसको रिवाइज़ किया गया और ये ऑर्डर्स दिए गए कि मुस्लिम जो बॉडीज़ है उसको बरील किया जाए। लेकिन अब चुनौती ये थी कि कब्रिस्तान भी है, कुछ जो मुंबई के अंदर गवर्नमेंट ने 7 ऐसे कब्रिस्तान जो है लोकेट किए थे कोविड बॉडीज़ को लेकर के, लेकिन इस टीम में काम करने वाले कितने लोग थे, कौन आगे आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तब इस तरह की आवाज़ दी गई तो हमारे कुछ दोस्तों ने मुंबई के एक प्रमुख कब्रिस्तान संगठन के साथ मिलकर के हमारी सेवाएं देना शुरू की। जब हमने काम शुरू किया तो ये चुनौतियाँ थी कि टीम्स कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन शुरुआत में जो हमारे साथ लोग थे उसमें से चुनिंदा जो हमारी टीम थी वो लगातार अस्पताल में जब जाया करती थी तो बॉडीज़ के लिए हमको काफ़ी वक्त लगता था। उसकी वजह ये थी कि जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस के अंदर इतना डर था कि वो एम्बुलेंसेस नहीं निकालते थे। MCGM ने कुछ एम्बुलेंसेस मुहैया ज़रूर कराई थी, लेकिन उसके लिए चुनौती ये थी कि वो फ़ौरन अगर शमशान जा रही है, कब्रिस्तान जा रही है, वहाँ अगर लाइन है तो एक बॉडी को एम्बुलेंसेस मिलने के लिए कई घंटों का सामना करना पड़ता था। कई बार 14 घंटे से 24 घंटे तक का सफ़र जो है एक बॉडी को के लिए हमको हो जाता था। तो हमारी टीम ने सोचा क्यों ना हम इस तरह की जो एम्बुलेंसेस है उसे तैयार की जाए या हम रेंट पे ले। तो हमने रेंट पे कई लोगों से मांगी लेकिन हर किसी ने मना कर दी। उसके बाद ऐसे एम्बुलेंसेस का हमने पता लगाया जो कि एकदम डंप हो चुकी थी और बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। ऐसे हालात के अंदर उसको ला करके मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों की मदद हमने मांगी। तब उन्होंने कई दुकान से हमको पार्ट्स भी दिलाए, कुछ मैकेनिक दिलाए और हमने खर्च करके इस तरीके की 8 एम्बुलेंसेस हमने काम शुरू किया, लोगों को फ्री सर्विस देना शुरू की। शुरुआत में हमने मुस्लिम बॉडीज़ लेना शुरू किया। तब हम जब हॉस्पिटल जाते थे और मॉर्चरी में जाते थे तब हमको पता लगा कि कई ऐसी बॉडीज़ एक के ऊपर एक पड़ी है जिसका कोई क्लेमर नहीं है। तो हमने डॉक्टर से पता करना शुरू किया कि आखिरकार ये बॉडीज़ किसकी है। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम बॉडीज़ के लिए तो लोग आ जा रहे हैं, आपकी टीम आती है, लेकिन नॉन मुस्लिम बॉडीज़ जो है उसको कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है कि लोगों में डर है, फैमिलीज़ में, कि अगर ये बॉडीज़ को हाथ लगाया जाएगा तो वो परिवार जो है उसके कोई सदस्य की भी मौत हो सकती है, जिसको लेकर के वो आने को तैयार नहीं है। तब हमने एक सजेशन डॉक्टर्स के सामने रखा कि अगर हमारी टीम इस बॉडीज़ के अंतिम संस्कार के अंदर अगर मदद करती है तो क्या हॉस्पिटल्स हमको सहयोग देगा। तब ये एक बात जो है हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी चकित रखने वाली थी। उसने कहा कि वाकई में आप करोगे।
हमने कहा बिल्कुल करेंगे अगर आप लोग का सहयोग रहा, लेकिन इन सारी ही चीज़ों में कहीं विवाद नहीं होना चाहिए। तब डॉक्टर ने हमसे कहा कि बिल्कुल विवाद नहीं होगा, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम खुद सामने आ करके इस बात को गवाही देंगे कि भाई ये टीम को हमने कहा है। तब हमने बॉडीज़ जो है वो लेनी शुरू की। अंतिम संस्कार के लिए जब हम पहुंचे तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था मतलब कि ये मुस्लिम बॉडीज के साथ साथ Yes. गैर मुस्लिम बॉडीज़ जो है वो आप हमने लोगों ने जी और उसके लिए आप लोगों को एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खुद करनी जी एम्बुलेंसेज हमने अपनी खुद कर ली थी। 8 एम्बुलेंसेज अलग अलग सबब में, ईस्टर्न सबब में और टाउन में अलग अलग जगह पे हमने एम्बुलेंसेज डिवाइड की थी। तो इन सारी ही चीज़ों को लेके जब हमने काम शुरू किया, हमारी टीम सबसे पहली बार शमशान पहुंची तो शमशान वाले भी डर गए। उसने कहा कि भाई मुस्लिम बॉडीज़ के लिए अब जो जीआर आया है वो कब्रिस्तान का है। तो हमने उनको समझाया कि भाई ये मुस्लिम बॉडीज़ नहीं है, नॉन मुस्लिम बॉडीज़ है, हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। अब एज़ पर अपने अपने जो हर मज़हब के जो फेथ होते हैं उसमें किस तरीके से हमको ये अंतिम संस्कार करना है ये आप हमको समझाइए। क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिकल और गैस चैम्बर्स जो है वो बॉडीज़ मशीन्स में लिया जाती थी, ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को देख कर के बहुत खुशी जाहिर की। एक तरफ डर भी था और एक तरफ इस तरह के माहौल के अंदर उन्होंने कहा कि सर हम लोग आपकी ये मदद कर सकते हैं मशीन में डालने तक की, बाकी सारी ही चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। तो हमने कुछ नॉन मुस्लिम दोस्तों से भी कॉन्टैक्ट किया, कुछ ऐसे पंडितों से ऑनलाइन कांटेक्ट किया जो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, उनसे सारी चीज़ें सीखी। इस तरीके से हमने ये भी काम शुरू किया और काम जब धीरे धीरे करके हमने करना शुरू किया तो ऐसे अनगिनत केसेस आए, अनगिनत लोगों की मदद हमारे सामने आई जिन्होंने बहुत सराहा इस काम को। आज तक अगर हम बात करें तो उस पीरियड से लेके अब तक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम तकरीबन 1300 से ज़्यादा इस तरह की बॉडीज़ जो है उसका अंतिम संस्कार हमने 1300 जी 1300 मतलब क्या उनमें क्लेम बॉडी भी है जी। इसमें शुरुआत में तो जो है अगर बात की जाए कोरोना काल के अंदर तो परिवार डर के मारे आता नहीं था, वो सिर्फ हमको परमिशन दे देता था। तो वो सारे ही क्लेम बॉडीज थी आप लोग जी, वो हम अरेंज करवाते थे, वो हमारी जी वो हम हमारे खर्च से करवाते थे। कई बार परिवार ने हमसे कहा कि भाई आप पैसा ले लीजिए, क्योंकि हालात इतने ख़राब थे कि लोग डर के मारे आगे नहीं आ रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि आप पैसा लो हमारी जान छोड़ो। तो हमने कहा पैसा भी नहीं चाहिए, आप खाली परमिशन दो। तो मुंबई पुलिस, डॉक्टर्स और परिवार की मदद से हमने उस तरह काम करना शुरू किया। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी कि कई ऐसी अनलोन लाशें पड़ी है जो कोविड और नॉन कोविड दोनों ही, जो जिसका कोई क्लेमर नहीं है। मुंबई मतलब पुलिस पहले कोविड थी, ये जो आप मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मार्च से लेकर के अगस्त सितंबर तक तो ये हालात रहा कि सिर्फ हमने कोविड को हाथ लगाया। उसके बाद हमने जब अस्पताल के अंदर हमारी टीम्स लगातार जाती थी तो हमने कई बार देखा कि कई ऐसी बॉडीज़ है जिसको हमने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये लावारिस बॉडीज़ है, अनक्लेम्ड, अननोन है, जो अलग अलग राज्यों से या कहीं रास्ते पे पड़ी हुई है, कई दिनों से पड़ी हुई है। तो ये मुंबई पुलिस के पास है। तो मुंबई पुलिस के सहयोग से फिर हमने बातचीत करनी शुरू की। तो उन्होंने कई ऐसे बॉडीज़ का अंतिम संस्कार कराने की हमको इजाज़त दी। उनकी टीम साथ आती है और हमारी जो संस्था है उस पूरे काम के अंदर उनका सहयोग करती है। उसके बाद मुंबई के जो जॉइंट कमिश्नर मिस्टर विश्वास नागरे पाटिल है, उनसे मिलकर हमने बातचीत की। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा बेहतरीन सहयोग दिया। इनफैक्ट पुलिस नोटिफिकेशन जो निकलता है उसमें हमारे ट्रस्ट का नाम और नंबर दिया है कि मुंबई भर के अंदर जो जितने भी ACPs है उनको ये ऑर्डर्स दिया गया है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जितने बॉडीज़ अननोन अनक्लेम पड़ी है वो इस संस्था की मदद से उसका अंतिम संस्कार किया जाए। रोजाना उस दौर में जब कोविड वाला दौर था तो जी, कोविड के वो 4-5 नाम आप लोगों के बाकायदा गश्त करते थे कि अगर कहीं कोविड की कोई अड़चन आ रही है बॉडीज़ को दफन करने में या उनके मुखाग्नि देने में, उन्हें चिता में सौंपने में, तब आप लोगों के नंबर कैसा लगता था जब लोगों के कॉल आते रहे होंगे उस दौर में जब आप अपने परिजनों को भी खो चुके थे, निकटस्थ परिजन को भी खोने के बाद आपने उस जज्बे को? देखिए शुरुआत में तो मैं आपको बता दूं ये परमिशन तो खैर हमारे नाम पे नहीं थी, परमिशन किसी और ट्रस्ट के नाम पे थी। लेकिन काम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ करके जब काम करना शुरू किया तो माउथ पब्लिसिटी इतनी हो चुकी थी कि लोगों ने एक दूसरे को नंबर शेयर करना शुरू किया। वाकई में वो एक बहुत बड़ा चुनौती भरा दौर था। दिन हो या रात आप किसी को ये नहीं बता सकते थे कि मैं नींद में हूँ या मैं परेशानी में हूँ, क्योंकि हमसे बड़ी परेशानी उन लोगों की हुआ करती थी। इसी दौरान जैसे आपने पूछा कि हमारे
मेरे खुद का घर का एक 2 वाक़ये एक साथ हुए। जी जी जी। इन सभी दौरान मैं ये बताने की परिस्थिति में भी नहीं था उस वक्त भी कि भाई जो मेरे यहाँ हादसा हुआ है वो आपके हादसे से छोटा है। तो टीम हमारी वहाँ भी काम कर रही थी, अपने जो दुख दर्द थे उसमें भी हम लगे हुए थे। तो इस तरह के सिचुएशंस मैंने मेरी ज़िंदगी के इन 50 सालों के अंदर कभी नहीं देखा, इतने ख़तरनाक हालात, और मालिक करे कि ये इस तरह के हालात आगे देखने भी ना मिले। तो ये दुआएं हैं मेरी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस पूरे मामले के अंदर मिला जुला असर रहा। कई जगह पर पुलिस का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा, पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा, डॉक्टर्स का रहा, लेकिन कई जगह पे इसका उलट भी रहा कि उनको भी कई चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तब उन्होंने कई चीज़ों की रोक टोक की, फिर उनको समझाना पड़ा, उनसे काफ़ी लड़ाई करनी पड़ी। इस तरीके से ये एक मिले जुले असर के बाद लोगों की मदद हो सकी। इसके साथ में जो बॉम्बे के जितने कब्रिस्तान थे, वो पहले 7 सिर्फ कब्रिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी लिस्ट में दिए थे, जिसके बाद एक काफ़ी लड़ाई करनी पड़ी और मुंबई के अलग अलग कब्रिस्तान से मैंने मिलना शुरू किया। आप अगर मैं बताऊं तो चर्च गेट से लेके पालघर तक ऐसे जो कब्रिस्तान से उनके ट्रस्टियों को जाके मिला हूं। अगर सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन की बात करूं तो सीएसटी से नवी मुंबई, तलोजा और कल्याण तक मैं जी अकेले अकेले घूमा हूँ, ट्रस्टियों को मिला हूँ, उनके नंबर्स निकाला हूँ, उनको किसी तरीके से तैयार किया है। कुछ लोग मोहब्बत से हो गए, कुछ लोगों से लड़ाई करनी पड़ी है, कुछ लोगों को कानून का डर दिखाना पड़ा। इस तरीके से हाईकोर्ट ने भी इसी दौरान जब एक मामला सामने आया था तो इन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर दिया था कि मुंबई के ए वार्ड से लेकर टी वार्ड तक जितने भी कब्रिस्तान या शमशान हैं उसमें उनका अंतिम संस्कार करने की अनुमति बिल्कुल दी जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर के फिर महानगर पालिका से हमारी बात हुई, उनके अलग अलग सर्कुलर्स सामने बाहर आए। तो ये मिला जुला असर रहा। इसमें आज भी इसी तरीके के हालात सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बॉम्बे के ऐसे कई पुलिस स्टेशन हैं जिसको आज भी इल्म नहीं है कि क्या जीआर पास है। कुछ लोगों को जीआर हम देते हैं तो उनका कहना है कि ये पिछले साल का है, हम इसको नहीं मानते हैं। इसी नेक काम करने निकलेंगे तो अड़चने तो आएंगी बिलाल साहब। ये एक नियम बन गया है सामाजिक लोगों के लिए। नेक काम करेंगे, अड़चने आएंगी, लेकिन उन अड़चनों को पार करते हुए जिस तरह से आप लोगों ने और आपकी टीम ने कार्य किया वो निस्संदेह सराहनीय है। वो जज्बा जो आपके भीतर आया पहले कॉल से लेकर और अब तक के, मतलब उस जज्बे को कहीं आपने कहीं खोने की ये लगा कि नहीं अब रुक जाना चाहिए, या वो जज्बा और तेज़ हुआ है कि नहीं अब इस काम को और भी शिद्दत से करना है? नहीं, हमने जिस तरीके से पिछले साल हालात देखे और अब तक इस काम को बढ़ा करके सामने होकर के हम करते जा रहे हैं, हौसला बढ़ता जा रहा है। उसकी हालात, उसकी वजह यह है कि ऐसी कई बॉडीज़ आज भी अनक्लेम्ड है जो इन चीज़ों को लेकर तरस रही है कि शायद उनका अंतिम संस्कार चाहे वो हिंदू रीति रिवाज से हो या मुस्लिम के अंदर उसकी तदफीन हो, वो आसानी से हो जाए। तो हमारा ये मानना है कि अगर इन चीज़ों को लेकर के हम जल्द से जल्द ये अंतिम संस्कार तदफीन करवा देते हैं तो सबसे बड़ी एक राहत हमारे लिए भी ये है कि जो बॉडी पिछले कई दिनों से एक मॉर्चरी में पड़ी है वो अपने रब से जा कर के मुलाकात करे, अपनी सही जगह पर वो पहुंच जाए। उसके अंदर 2 चीज़ों का फ़ायदा, एक उसका हिसाब किताब जिस तरीके से शरआ इस्लाम में भी बताता है, हर मज़हब के अंदर होता है कि भाई अंतिम संस्कार किस तरीके से करना है, तो उस रीति रिवाज से हम आज पूरा करके वो डिस्पोज ऑफ करते हैं बॉडीज़ को। साथ ही साथ जिस तरीके से एक डर, एक भय का माहौल लोगों में बना हुआ है कि कोविड-3 की जो जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही है, कि अगर इस तरह का माहौल बनता है तो कभी मालिक ना करे इस तरह के पहले तो हालात हो, अगर हो तो उस वक्त जगह की शॉर्टेज हो सकती है। तो जिसका डर सरकार को भी है, पुलिस को भी है, तो हम उन सारी चीज़ों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए भी जितनी बॉडीज़ है उसको क्रीमेट करवा रहे हैं, उसको बरियल करवा रहे हैं, वो भी एक है। दूसरा, हमारी संस्था लगातार ये मान रही है कि अगर इस तरह की जितनी पुरानी बॉडीज़ है, कई बॉडीज़ तो हम देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं, कई बार डर जाते हैं, और जो बदबू उनकी होती है वो वाकई में कई दिनों तक हमारे जहन में रहती है। तो यह है कि अगर हम लोग आकर के इस तरह की बॉडीज़ का काम कराते हैं तो एक बहुत बड़ी राहत होगी हमारे और लिए। लोगों को भी इस मुहिम में अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे इस काम को लगातार ध्यान में रखते हुए, एक तो चूँकि अब पत्रकार रहे हैं तो पत्रकार विकास संघ भी सामने आया है खुल करके, वो भी काफ़ी बड़े लेवल पर मदद कर रहा है। साथ ही साथ एक जस्ट स्माइल फाउंडेशन है, वो भी हाल फिलहाल इन दिनों काफ़ी मदद कर रही है। उनके लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं, वो फाइनेंशियली भी कुछ मदद कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे मुस्लिम मालदार हैं
जो अपना नाम न देने की शर्त पर इस तरह के जब हमको कभी कमी पड़ती है किसी चीज़ की तो वो अलग अलग तरीके से मदद करती है। तो ऐसे अब धीरे धीरे करके जो लोग देख रहे हैं और उसको हाँ, वो मैं अकेला ही जुड़ते चला जा था रहे जानिबे हैं। मंजिल मगर। ये ज़रूर बात है कि हमने जब शुरुआत की थी तो कुछ लोग थे, अब इसको धीरे धीरे करके कई फाउंडेशंस और कई लोग जुड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी साइन है, और इसी तरीके से सपोर्ट रहा तो मुंबई के अलावा हमारी टीम जो है थाना, नवी मुंबई, विरार तक जाने के प्लानिंग में है। इस तरह की जितनी बॉडीज़ होगी पुलिस के सहयोग से हम उसका अंतिम संस्कार कराएंगे या उसकी तदफीन कराएंगे। ये लगातार हमारी टीम भी प्रयास कर रही है। इकबाल भाई, ये पैटर्न जो है, ये पूरी सांप्रदायिक शक्तियों को धता बताते हुए, पूरी धार्मिक भेदभाव को काटते हुए और मारते हुए पूरे देश ने ये देखा कि हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं की चिताओं को और उनकी लाशों को तदफीन करने में मदद की। ये एक भावना तब आई जब महामारी ने विकराल रूप धरा। तो क्या परेशानी जब आएगी तभी लोगों को अक्ल आएगी कि हम एक हैं? देखिए, पहले तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि डर का माहौल बहुत तेज़ी से फैलाया गया था कि कोविड के अंदर जो जाएगा वो मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बीमारी आप मान के चलिए। इसे महामारी समझेंगे तो शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर बिल्कुल ये महामारी होती और इस तरह के हालात होते तो यकीन करिए कि मेरी टीम के कई लोग, कई सदस्य अब तक इसकी भेंट चढ़ चुके होते। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरी टीम के लोगों को आज तक बुखार तक नहीं आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कुछ गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए बहुत एहतियात से अगर इन सारी चीज़ों का काम करते हैं, हमारे पहला तो मालिक ना करे कि आपके घर में कोई इस तरह का हादसा हो, लेकिन अगर हादसा होता है तो आप अपने प्रियजनों को छोड़कर भागे नहीं। क्योंकि हमने पिछले दिनों इस तरह के कई चीज़ें देखे कि पिता ने बच्चों की बॉडीज़ को लेने से इनकार कर दिया, बच्चों ने माता पिता की बॉडीज़ को लेना इनकार कर दिया, पति ने पत्नी के लिए मना कर दिया। ऐसे बहुत केसेस देखे हैं हमने, जो पैसा फेंकना चाहते थे। 1300 ऐसे ही तो नहीं आप लोगों ने 1300 तो इस तरह के हालात शवों का अंतिम संस्कार किया? बहुत, सलमान भाई, बहुत ज़्यादा बुरे रहे। तो आप ये मत सोचिए कि आप अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में या इस तरह के किसी हालात में जाओगे तो आप के ऊपर ये बीमारी जो है हावी हो जाएगी। इसको महामारी की नहीं, एक बीमारी के तौर पर ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को बचाइए। दूसरा, सलमान भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक नफ़रत, आज भी हम चीज़ें देख रहे हैं। ये नफ़रत जो है ये इस मुल्क को, इस शहर को जो है ऊपर या आगे आने नहीं देगी। हमको चाहिए कि इस तरह दुश्मनियों को ख़त्म करे। ये एक बहुत तकलीफ़ दे वक्त है हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही मुसीबत भरा वक्त है। अगर हम सारे ही लोग मिल कर के, जिस तरीके से हमारी टीम ने काम शुरू किया है, उस तरीके से मिलकर एक दूसरे सामने आना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो यकीन करिए कि इस शहर से ये मुसीबत, ये वबा बहुत चुनिंदा दिनों के अंदर हम इससे लड़ने के काबिल हो जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं इस नफ़रत को, इस चीज़ों को लेकर के कोशिश करते हैं आज भी इस मामले के अंदर, लेकिन ये सही वक्त नहीं है राजनीति का। मुल्क के अंदर अमन और अमान चाहिए, तो हमको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे से मिल कर के चलना पड़ेगा, तब जा कर के इस इतनी बड़ी वबा से, इतनी बड़ी मुसीबत से हम कहीं निपट सकेंगे। कुल मिलाकर एक व्यक्ति नहीं, एक संगठन नहीं, पूरे समाज को आगे आना होगा। पूरे समाज को इस दिशा में प्रयास करना होगा कि हमारी एकता भी बनी रहे, इस एकता पर किसी तरह की आंच भी ना आए और धार्मिक भेदभाव के बिना उनके सुख दुख में एक दूसरे के शामिल होने की भावना को बढ़ावा मिले। आप लोगों ने जो प्रयास किया वो सराहनीय है। आप लोगों के ज़रिए पूरे देश में इस तरह की एक परंपरा चल पड़ी कि लोग एक दूसरे के सुख दुख में आने लगे, ये सराहनीय है। एक दूसरे के सुख दुख में आना, एक दूसरे के गम में शरीक होना, और ऐसे वक्त में जब परिजन अपनी परिजनों की मौत पर उनकी लाश के करीब जाने से बचते रहे हों, आप लोगों का उन लाशों का अंतिम संस्कार उनकी धार्मिक विधि से कराना, ये एक बात का सबूत है कि व्यक्ति चाहे तो एक अंतिम क्रिया तक समाज का साथ दे सकता है। आप लोग, आपकी पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। ऐसे लोग जो इकबाल ममदानी साहब से, उनके ट्रस्ट से, उनके टीम से जुड़ने के इच्छुक हों, वो ज़रूर DRV के माध्यम से
इकबाल ममदानी जी से संपर्क कर सकते हैं। इकबाल भाई, आप आए, बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं, बहुत सारी बातों पर आपकी राय जाननी है। आने वाले दिनों में हम ज़रूर इस विषय पर आपसे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके माध्यम से वो एक शेर अधूरा रह गया था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपने कारवां बना दिया है और पैगाम मोहब्बत आपका है। हम चाहते हैं कि डीआरवी के माध्यम से ये मोहब्बत का पैगाम आपके माध्यम से, डीआरवी के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, वो बातें बताने के लिए जो व्यक्ति का एक अटल सत्य इस विश्व में है, वो है मौत, और उसके अंतिम संस्कार में उसको अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा आप लोगों ने जो उठाया, वो एक ऐसा कार्य है जिसको करने के लिए कलेजा चाहिए होता है, और उस कलेजे का आप लोगों ने प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, अंतिम संस्कार में लोगों की मदद करने के लिए। ईश्वर करे कि पूरा श्रेय और पूरी दुआएं आप लोगों को लगे, भले ही कितने ही निजी नुकसान आप उठाएं। फिलहाल के लिए डीआरवी न्यूज़ में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इकबाल ममदानी की पहल कैसी लगी, उनकी टीम के कार्य कैसे लगे, इसे आपको बताना हो तो डीआरवी न्यूज़ के चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट से हमें नवाजें और अपने मशवरे भी हमें दें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कार्यक्रम बना सकें। और इकबाल ममदानी जी से जैसा हमने कहा कि आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से कहें। फिलहाल आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। इतना कहते हुए डीआरवी की टीम को सैयद सलमान के साथ दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीआरवी न्यूज़। जय हिंद।